हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग देख रहे हैं जीव विज्ञान। देखिए, आज हम लोग देखेंगे रेलवे जीव विज्ञान में वो क्वेश्चन जो जीव विज्ञान में बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो जिसे हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान में वो कोशिका तथा अनुवांशिकता, यानी चैप्टर वाइज हम लोग देखने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में है नई दिल्ली, बी पटना, सी जयपुर, डी हैदराबाद। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी हैदराबाद। कहाँ हो जाएगा? तो डी हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद जो पड़ता है कहाँ पे है? हैदराबाद यानी तेलंगाना। कहाँ पे है? तेलंगाना में अभी इसका हिस्सा पड़ गया। ठीक है, तो कोशिका में आणविक जो जीव विज्ञान का जो केंद्र है वो कहाँ पे है? हैदराबाद। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोसिस अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए में कहता है हैदराबाद, बी में कहता है बेंगलोर, सी में कहता है दिल्ली और डी में कहता है चेन्नई। तो देखिए, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट डायग्नोसिस जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। देखिए, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। यानी याद रखने वाली बात है। और एक क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है कि सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोसिस अवस्थित है कहाँ पे? हैदराबाद में। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आता है क्वेश्चन नंबर 3 का आता है कि जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि कोशिका भित्ति नहीं होती है, 2 में हरित लवक नहीं होते हैं, 3 में तारक केंद्र होते हैं, 4 में हीमोग्लोबिन होते हैं। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए में कहता है 1 एवं 2, बी में कहता है 1 एवं 3, सी में कहता है 1 2 3 और डी में कहता है 1 2 4। तो देखिए, अगर देखा जाए इसमें तो कह रहा है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में भिन्न होती है। तो याद रखने वाली बात है कि कोशिका भित्ति भी नहीं होती है, हरित लवक भी नहीं होते हैं, तारक केंद्र भी नहीं होते हैं और हीमोग्लोबिन। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाएं से बने हुए हैं। यानी सभी जो जीव हैं किससे बने हुए हैं? कोशिकाएं से बने हुए हैं। और देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में तो कहता है लुई पास्चर, 2 में एम.जे. स्लाइडेन, 3 में रॉबर्ट हुक, 4 में टी स्वान। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए में देखा जाए तो कहता है कि ए में 2, बी में कहता है 1 एवं 2, सी में कहता है 2 एवं 3 और डी में कहता है 2 एवं 4। तो देखिए, इस क्वेश्चन का अगर आंसर की बात किया जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 एवं 4। यानी क्या होगा कि निम्नलिखित में से यह मूल अवधारणा कितने प्रस्तुत की थी? सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं। तो 2 एवं 4 यानी क्या हो जाएंगे? एम.जे. स्लाइडेन बोले थे और एम.जे. स्लाइडेन और टी स्वान बोले थे कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों के वृद्धि, विकास एवं सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? ठीक है, वह क्या चीज़ है जो शरीर के ऊतकों की वृद्धि और विकास के एवं सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए में कहता है प्रोटीन, बी में वसा, सी में विटामिन और डी में कार्बोहाइड्रेट। देखिए, अगर इसका आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रोटीन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई डैश होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में कहता है अमीनो अम्ल, बी में कहता है डीएनए, सी में कहता है आरएनए और डी में कहता है नाइट्रोजन बेस और ई में कहता है उपयुक्त में से सभी। तो देखिए, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई जो होते हैं क्या होते हैं? अमीनो अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? अमीनो अम्ल। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं कितने? 10, बी में कहता है 15, सी 20 और डी 25। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर की बात किया जाए तो इस 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी 7 का सी हो जाएगा। यानी प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल जो होते हैं वो कितना आवश्यकता होते हैं? 20 की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि अमीनो अम्ल मिलते हैं
क्या चीज़ में मिलते हैं, यही बात बताना है कि स्टार्च में, बी में कहता है वसा में, सी में कहता है तेल में, और डी में कहता है प्रोटीन में। तो देखिए अमीनो अम्ल जो मतलब मिलते हैं वो किससे मिलते हैं जी, तो वो मिलते हैं आपको प्रोटीन में। किससे मिलते हैं, प्रोटीन में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि आनुवांशिक उत्परिवर्तन इनमें होता है, यानी आनुवांशिक जो उत्परिवर्तन होता है वो किस में होता है। ऑप्शन ए में देखा जाए तो डीएनए, बी में कहता है आरएनए, सी में कहता है क्रोमोसोम, और डी में कहता है राइबोसोम, और ई में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम। क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम, यानी ऑप्शन नंबर सी। आनुवांशिक उत्परिवर्तन किस में होता है, तो क्रोमोसोम में होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि जीन परिवर्तन किस में होता है, जीन परिवर्तन किस में होता है। ऑप्शन नंबर ए में कहता है डीएनए में, बी में कहता है आरएनए में, सी में कहता है क्रोमोसोम में, और डी में कहता है राइबोसोम में। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर की बात किया जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डीएनए में। किस में हो जाएगा, डीएनए में जीन परिवर्तन होता है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 11 नंबर। नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, यानी डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए में कहता है कॉर्नबर्ग, बी में कहता है जॉनसन, सी में बेथसन, और डी में योचुआ। यानी देखिए तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन जो किया था वो कौन किया था, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए यानी कॉर्नबर्ग। ठीक है, इसका कॉर्नबर्ग ने किया था, आर्थर कॉर्नबर्ग देगा, कहीं कहीं क्या देगा आपको, आर्थर कॉर्नबर्ग। इसलिए इन्होंने 1959 में इनको चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। याद रखने वाली बात है कि जो आर्थर कॉर्नबर्ग जो थे उनको 1959 में चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार से प्रदान किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है। करा है कि 46, बी कहता है 48, डी है, सी कहता है 49, और डी कहता है 50। देखिए मानव शरीर में क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 23 जोड़े, यानी कितना हो जाएगा 46। क्या हो जाएगा 46। तो याद रखने वाली बात है क्रोमोसोम यानी क्या चीज, गुणसूत्र। क्या होता है, गुणसूत्र कितने होते हैं मानव शरीर में, 23 जोड़े हैं। 23 जोड़े का मतलब क्या हुआ जी, 23 दूना 46। नहीं, अब देखते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिक कहा गया है, यानी जेनेटिक्स। देखिए आनुवांशिक का मतलब क्या होता है, जेनेटिक्स कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए में कहता है ग्रेगर मेंडल, बी में कहता है किसिर कॉरेंस, सी में कहता है एच जे मुलर, और डी में कहता है डब्ल्यू वेटसन, और ई में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अगर देखा जाए 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा डब्ल्यू वेटसन। किसके द्वारा हुआ था जी, तो याद रखने वाली बात है कि आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिक जेनेटिक्स कहा गया है। किसके द्वारा, कौन कहे थे, डब्ल्यू वेटसन। कौन बोले थे, डब्ल्यू वेटसन बोले थे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि आनुवांशिक किससे संबंधित है, यानी डीएनए किससे संबंधित है। नहीं, तो देखिए क्या चीज़ है, ऑप्शन नंबर ए में आनुवांशिकता से, बी में कहता है रक्तचाप से, सी में कहता है पाचन तंत्र से, और डी में कहता है श्वसन तंत्र से। तो देखिए आनुवांशिकी किससे संबंधित है जी, तो जेनेटिक्स यानी किससे, आनुवांशिकता से। किससे है, आनुवांशिकता से। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखते हैं हम लोग 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि आरएनए का मुख्य कार्य क्या है। देखिए आरएनए का मुख्य कार्य क्या है। देखिए आरएनए का मतलब क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। नहीं, क्या होता है, आरएनए का मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड का मुख्य कार्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि पाचन क्रिया में सहायता करना, बी में कहता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, सी में कहता है कि दोनों, और डी में कहता है कि इनमें से कोई नहीं। नहीं, तो देखिए आरएनए का जो मुख्य कार्य है क्या है, प्रोटीन संश्लेषण। याद रखने वाली बात है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। तो याद रखने वाली बात है क्या चीज़ कि आरएनए का जो यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड का मुख्य कार्य क्या है, संश्लेषण, यानी प्रोटीन का संश्लेषण करना। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। नहीं, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि राइबोसोम का मुख्य कार्य है, यानी अब क्वेश्चन क्या कहता है कि फिर राइबोसोम का मुख्य कार्य है। ऑप्शन नंबर ए में कहता है कोशिका विभाजन का नियंत्रण, बी में कहता है कोशिका के कार्यों का नियंत्रण, सी में कहता है प्रोटीन संश्लेषण, और डी में कहता है हार्मोन का स्रावन।
देखिए इस क्वेश्चन का आंसर अगर देखा जाए कि राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण। याद रखने वाली बात है कि आरएनए के राइबोसोम का संबंधित किससे है जी, प्रोटीन से। किससे है, प्रोटीन से है। देखिए जो राइबोसोम होता है, क्या होता है, राइबोसोम आरएनए तथा प्रोटीन का बना होता है। याद रखने वाली बात है कि राइबोसोम किससे मिलकर के बनते हैं जी, तो आरएनए तथा प्रोटीन का बना होता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा गया है। देखिए आत्महत्या की जो थैली कहा गया है किसे, तो ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि गोल्जी बॉडी, बी में कहता है माइटोकॉन्ड्रिया को, सी में कहता है लाइसोसोम को, और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आत्महत्या की थैली जो कहा गया है किसको कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी लाइसोसोम को। किसको कहता है, लाइसोसोम को। तो लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या के थैली कहते हैं। अच्छा लाइसोसोम की खोज किसने किया था, ये भी बात कभी कभी पूछ जाता है, तो याद रखिएगा CD डुबे ने किया था। कौन किया था, CD डुबे ने किया था। लाइसोसोम का जो खोज किया था CD डुबे ने किया था। लाइसोसोम का निर्माण किससे होता है, ये भी देख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा है कि लाइसोसोम का निर्माण किससे होता है, तो लाइसोसोम का निर्माण गोल्जिकाए में होता है। कहाँ पे होता है, किस में होता है, तो गोल्जिकाए में होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्नलिखित में से हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। ए में कहता है जीन संश्लेषण, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए में कहता है जीन संश्लेषण, बी में कहता है प्रोटीन संश्लेषण, और सी में कहता है नाइट्रोजन क्षारों का संश्लेषण, और डी में कहता है आरएनए संश्लेषण। तो निम्नलिखित में से हरगोविंद खुराना को आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था, वो किया गया था आनुवांशिक कोड के लिए, नहीं किसके लिए, आनुवांशिक कोड तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। याद रखने वाली बात है कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था, तो कह रहा है कि आनुवांशिक कोड तथा प्रोटीन संश्लेषण में जीनों के कार्य के लिए। याद रखिए जीन के लिए, लेकिन यहाँ पे संश्लेषण की बात की जा रही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला, किसके लिए मिला, नहीं तो ऑप्शन नंबर ए में कहता है जेनेटिक्स कोड की खोज के लिए, बी में कहता है रक्त के समूहन के लिए, DNA की खोज के लिए, और डी में कहता है कि एड्स के विषाणु की पहचान के लिए। तो देखिए क्वेश्चन अगर 19 की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का जेनेटिक्स के कोड की खोज के लिए। तो देखिए जेनेटिक्स जो खोज किए थे किसमें किए थे, देखिए तो आनुवांशिक कोड तथा प्रोटीन संश्लेषण में जीनों के कार्य के लिए दिया गया, मैंने किए थे, नहीं इसलिए इनको क्या किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। DNA का मूल मात्रक है, यानी आपको बताना है कि DNA का मूल मात्रक क्या है। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि विटामिन, बी में कहता है कि न्यूक्लियोसाइड्स, और सी में कहता है न्यूक्लियोटाइड्स, और डी में कहता है वसा। नहीं देखिए DNA का मूल मात्रक जो है वो कौन है जी, न्यूक्लियोटाइड्स। देखिए बी और सी में देखिए थोड़ा सा अंतर है, उसमें क्या दिया है बी में जी, न्यूक्लियोसाइड्स, ओसाइड्स नहीं होता है, न्यूक्लियोटाइड्स, याद रखना है टाइडस, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि निम्नलिखित सूची 1 से सूची 2 की खोज और वैज्ञानिकों के नाम को सम्मिलित कीजिए। देखिए एक तरफ दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है क्या चीज, सूची 1 का ए में DNA संरचना, बी में दिया हुआ है BABO रक्त समूह, सी में दिया है जंपिंग जीन, और डी में दिया है रेगुलेटिंग जीन। देखिए और इसका मिलान किया जाए, सूची 2 में दिया है जैकब और मोनार्ड, 2 में दिया बारबरा मैक्टिकल, 3 में दिया वाटसन और क्रिक, और 4 में दिया लैंड स्टीनर। देखिए अगर इसकी आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी देखिए DNA की संरचना की खोज किसने किया था जी, वाटसन और क्रिक। DNA की संरचना की खोज वाटसन और क्रिक। बी में देखिए ABO रक्त समूह का खोज किसने किया था, तो ABO रक्त समूह का खोज किसने किया था, तो देखिए बी का क्या करा है 4, यानी क्या हो जाएगा लैंड स्टीनर। क्या हो जाएगा, लैंड स्टीनर। याद रखने वाली बात है कि ABO रक्त समूह की खोज किसने किया था, लैंड स्टीनर। ठीक है, अब देखिए अब कह रहा है कि 3 जंपिंग जीन, नहीं जंपिंग जीन की खोज किसने किया था, तब बारबरा मैक्लिटॉक किया था, यानी क्या हो जाएगा सी का 2 हो गया, नहीं सी का
2 हो गया, देखिए सी का 2। 4 में देखिए करा है कि रेगुलेटिंग जीन की खोज किसने किया, देखिए रेगुलेटिंग जीन की जो खोज किया तो कौन किए थे, जैकब और मोनोड ने की थी, जैकब और मोनोड ने की थी। देखिए एक क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था आरआरबी मुंबई भोपाल एएसएम में, नहीं मुंबई और भोपाल दोनों में एएसएम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया। देखिए फिर से क्वेश्चन पूछ दिया कि डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया। ऑप्शन नंबर ए में देखिए कह रहा है प्रिस्टले, बी में कहता है मॉर्गन, सी में कहता है हरगोविंद खुराना और डी में कहता है वाटसन और क्रिक। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा जी, तो 22 का हो जाएगा डी, यानी वाटसन और क्रिक। क्या हो जाएगा, वाटसन और क्रिक। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि एकल स्टैंडर्ड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं। यानी देखिए ऑप्शन नंबर ए में कहता है टैबेको मैजेको वायरस में, बी में कहता है स्मॉल पॉक्स वायरस में, सी में कहता है कि सरकोमा वायरस में और डी में कहता है कि इंटू 174 बैक्टीरियोज में मिलता है। तो देखिए अगर इसकी बात किया जाए तो याद रखने वाली बात है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी क्या हो जाएगा डी, यानी क्या हो जाएगा जी, तो डी हो जाएगा कि एकल स्टैंडर्ड वाले डीएनए अणु पाए जाते हैं किसमें, बैक्टीरिया फेज। देखिए क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया फेड इंटू 174, ठीक है 174 में, यानी ये किससे होता है जी, विषाणुओं से होता है। याद रखने वाली बात है, किससे होता है, विषाणुओं से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि निम्न में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारित करता है, ब्लड ग्रुप, बी में कहता है टिश्यू कल्चर, सी में कहता है डीएनए फिंगरप्रिंट और डी में कहता है जेनेटिक्स कोड। तो याद सबको पता है कि पिता की जो जांच, बच्चे की जो पिता की जो जांच होती है वो किससे होती है जी, डीएनए से। किससे होती है, डीएनए फिंगरप्रिंट से होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि जीन का आकार कैसा होता है, तो नियमित आकार के, बी में कहता है सर्पाकार आकार के होते हैं, सी में कहता है अनियमित आकार का होते हैं और डी में कहता है त्रिशंकु आकार के होते हैं। तो देखिए 25 का आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, सर्पाकार का होता है। किसका होता है जी, जीन का आकार कैसा होता है, तो सर्पाकार होता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कहता है किसी आबादी में जीनों के कुल योग को कहते हैं, किसी आबादी में जीनों के कुल योग को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में कहता है जीनोम, बी में कहता है जीन समुदाय, सी में कहता है जीन बस्ती और डी में कहता है ऑटोसोम्स। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा जीन बस्ती। क्या हो जाएगा जी, किसी आबादी में जीनों के कुल योग को क्या कहते हैं, जीन बस्ती कहते हैं। क्या कहते हैं जी, जीन बस्ती कहते हैं, या कहीं कहीं आपको देगा कि जीन पूल कहते हैं। याद रखने वाली बात है, कहीं कहीं क्या देगा जी, जीन पूल देगा। तो याद रखिएगा कि किसी आबादी में जीनों के कुल योग को क्या कहते हैं, जीन बस्ती कहते हैं या नहीं तो जीन पूल कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि जेनेटिक्स इंजीनियरिंग तकनीकी से निम्नलिखित से पहले किसे बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए की बात किया जाए तो हो जाएगा ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, बी में कहा जाता है ट्रांसजेनिक चूहे, सी में कहता है ट्रांसजेनिक गाय और डी में कहता है ट्रांसजेनिक बकरी। तो याद रखिएगा जी, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग तकनीक से निम्नलिखित में से पहले किसे बनाया गया था, तो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बनाया गया था। क्या गया था जी, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बनाया गया था। देखिए ये कब बनाया गया था, 1973 में बनाया गया था। याद रखने वाली बात है, कब किया गया था जी, 1973 में। अच्छा आइए कभी आपसे पूछ दे कि जेनेटिक्स इंजीनियरिंग तकनीक से जो पहले बनाया गया था ट्रांस बैक्टीरिया में, और इसमें किस पे, कौन से, तो चूहे को इस विधि द्वारा 1974 में बनाया गया था। देखिए चूहे पर कब किया गया था, 1974 में, और 1973 में क्या चीज, बैक्टीरिया पर किया गया था। तो कभी कभी जीव का दे देता है, दे देगा, जिससे वहाँ पर ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया ना हो तो क्या हो जाएगा, चूहा आंसर है, ट्रांसजेनिक चूहे हो जाएगा। लेकिन इस 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वह है। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए की बात की जाए तो टोनोप्लास्ट, बी में कहता है प्लाज्मा झिल्ली, सी में कहता है सेल प्लास्ट और डी में कहता है नाभिकीय झिल्ली। तो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए 28 नंबर तो क्या हो जाएगा जी, तो प्लाज्मा झिल्ली। याद रखिएगा कि एक कोशिका साइटोप्लाज्म किस झिल्ली से जुड़ी रहती है, तो प्लाज्मा झिल्ली से जुड़ी होती है। किससे, प्लाज्मा झिल्ली से जुड़ी होती है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है
कि निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। ए में कहता है बैक्टीरियम, बी में कहता है ब्रेड मोल्ड, सी में कहता है माइकोप्लाज्मा और डी में कहता है वायरस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 की बात की जाए तो आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। ठीक है, कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। कौन है? सबसे छोटी जीवित कोशिका है, याद रखने वाली बात है। और इसमें माइकोप्लाज्मा में क्या नहीं होता है जी? कोशिका भित्ति नहीं होती है। क्या नहीं होती है? कोशिका भित्ति नहीं होती है। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसमें हम लोग पूछ सकते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है जी? तो याद रखिएगा, सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है। क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि सबसे बड़ा कोशिका जो होता है किसका होता है जी? वो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जंतु की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। देखिए ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए कोशिका द्रव, बी में कहता है कोशिका कला और डी में कहता है नाभिक और डी में कहता है लवक। अब कह रहा है कि किसमें? पौधा में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है। नहीं, वो कौन सा है? तो याद रखिएगा, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या होता है? लवक नहीं पाए जाते हैं, जंतु कोशिकाओं में नहीं होती है। क्या नहीं होती है? लवक नहीं होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 31 का। नहीं, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से होता है? याद रखिएगा, वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से होता है? से स्पष्ट होता है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 की बात की जाए तो कोशिका भित्ति, बी में कहा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया, सी में कहा जाए तो केंद्रिका और डी में कहता है प्लाज्मा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 31 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, कोशिका भित्ति। वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किससे उपस्थित होता है? तो कोशिका भित्ति से होता है। क्या होता है? कोशिका भित्ति से होता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के परागण प्रकार के वर्तिक्राय अनिस्टिग्मा के अंतरित कर दिया जाता है तो उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में कहता है ऑटोगेमी, बी में कहता है एलोगेमी, सी में कहता है जेनोगेमी और डी में कहता है सजात पुष्पी परागण। तो इस देखिए 32 का आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? ऑटोगेमी। क्या हो जाएगा? ऑटोगेमी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? तो देखिए पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन ए में कहता है एस्टोमेटा, बी में कहता है लेंटिकलस और सी में कहता है क्यूटिकलक और डी में कहता है इनमें से सभी। तो याद रखिएगा, पौधों में जो गैसों का विनिमय होता है क्या होगा? इनमें से सभी होगा। और हम देखते हैं 34। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कहता है क्लोनिंग पद निम्नलिखित से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर ए में कहता है पर्यावरण, बी में कहता है जनन विज्ञान, सी में कहता है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और डी में कहता है व्यापार। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 का जो होता है क्लोनिंग पद का जो संबंध होता है किससे होता है? जनन विज्ञान से। किससे संबंधित है जी? तो याद रखने वाली बात है कि क्लोनिंग पद किससे विज्ञान है? तो जनन विज्ञान से संबंधित है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि बच्चों का लिंग मुख्य रूप से निर्भर करता है ए पिता पर, बी दादा पर, सी नाना पर और डी माता पर। तो याद रखने वाली बात है कि 35 का आंसर क्या होगा? पिता पर। बच्चों का लिंग मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? तो पिता पर निर्भर करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 कहता है क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि परागण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में कहता है हवा, बी में कहता है आग, सी में कहता है पानी और डी कीट। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर देखा जाए 36 का तो क्या हो जाएगा जी? आग। क्या होगा? आग का कोई संबंधित है जी इसमें? नहीं। यानी परागण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? तो आग नहीं है, हवा तो चाहिए, पानी भी चाहिए और कीट भी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से लिया जाता है। एक कहता है प्रोटीन, बी विटामिन, सी सुक्रोज, डी ग्लूकोज। देखिए अगर इसका देखा जाए कि कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा के लिए क्या दिया जाता है जी? तो याद रखने वाली बात है क्या देते हैं हम लोग जी?
डी यानी ग्लूकोज देते हैं। क्या कहते हैं? तत्कालिक ऊर्जा के लिए हम लोग ग्लूकोज देते हैं। अच्छा, ग्लूकोज के एक अणु में कितने होते हैं? तो याद रखने वाली बात है कि ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन से 36 ATP अणु ऊर्जा प्राप्त होती है। कितना? 36 अणु ऊर्जा प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है। ए नंबर में कहता है क्लोरोप्लास्ट द्वारा, बी में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, सी में साइटोप्लाज्मा द्वारा और डी में न्यूक्लियस द्वारा। तो देखिए 38 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस द्वारा। किसके हो जाएगा? न्यूक्लियस द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ए में कहता है लाइसोसोम, बी में कहता है सेंट्रोसोम, सी में कहता है राइबोसोम और डी में कहता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो याद रखिएगा कि पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है पौधा कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी झिल्ली होती है? तो दोहरी झिल्ली होती है। कितनी होती है? दोहरी झिल्ली होती है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 कहता है अनुवांशिक इकाई है किसका? ए गुणसूत्र, बी सिस्टोन, सी DNA, डी जीन। तो देखिए इस क्वेश्चन का अगर आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा जी? डी जीन। क्या हो जाएगा? डी जीन। तो हम लोग उसे भी पढ़े थे कि अनुवांशिक इकाई किसका है? तो जीन का। किससे है? तो जीन का। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि हम शकल जुड़वा का जन्म तब होता है जब हमेशा एक ही लिंग के होते हैं, कभी कभी एक ही लिंग के, और देखिए ऑप्शन नंबर सी में कहता है प्राय एक ही लिंग के, ऑप्शन नंबर डी में कहता है एक ही लिंग के सभी नहीं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि हम शक्ल जो होते हैं, हम शक्ल जुड़वा का जन्म जब होता है वो क्या होता है? प्रायः एक ही लिंग के। क्या होता है? प्रायः एक ही लिंग। जैसे भाई भाई हो गया, बहन बहन हो गई। बहुत कम देखिए कि भाई बहन होता है। क्या होता है? क्या कहता है? प्रायः एक ही लिंग के होते हैं। नहीं, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्या चीज़ कि क्वेश्चन नंबर कहता है 42 जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? जेनेटिक्स में, ठीक है, जेनेटिक्स में अगर अध्ययन देखा जाए तो आनुवंशिकता का, अनुवंशिकता एवं गुणसूत्र का, बी में कहता है कोशिका का, सी में कहता है न्यूट्रो का अध्ययन और डी में कहता है मांसपेशियों का अध्ययन। तो देखिए 42 नंबर का आंसर अगर देखा जाए तो क्या होता है? जेनेटिक्स में किसका होता है जी? तो आपको भी पता है कि आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र का। देखिए बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। नहीं, अब 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्तक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? उत्तक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो उत्तकों का, बी में कहता है विषाणुओं का, सी में कहता है वायरस का और डी में कहता है कीटाणुओं का। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है जी। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। उत्तक विज्ञान में किसे करेंगे जी? उत्तके का ना करेंगे जी, तो उत्तक का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 44 नंबर कहता है कि उत्तक है एक क्या? पेपर का प्रकार, बी में कहता है दवा, सी में कहता है समान कोशिकाओं का समूह, डी में कहता है कपड़े के किस्म। तो देखिए अगर इसका 44 का आंसर देखा जाए तो क्या होगा? समान कोशिकाओं का समूह ना है जी। कौन? उत्तक क्या है? समान कोशिकाओं का समूह है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 को हम लोग देखते हैं तो कहता है कि गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए में कहता है डार्विन, बी में कहता है मेंडल ने, सी में कहता है रदरफोर्ड ने और डी में कहता है मेंडलेफ ने। तो याद रखने वाली बात है कि गैमीट की शुद्धता का खोज किसने किया था? मेंडले ने किया था। कौन का? मेंडल ने किया था। ठीक है, मेंडल के आनुवंशिकता के 3 नियम है। कितना नियम है जी? 3 नियम है, ये बात याद रखिएगा। और गैमीट की शुद्धता का नियम किसने किया था? तो मेंडल ने किया था।